आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 20 फरवरी 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरेनियन में हुआ दाखिल। ईरान के हक में खुलकर उतरा रशिया। ईरान ने चौंकाते हुए कहा अमेरिका से एनर्जी डील मुमकिन। यूएन में ईरान को मिली अहम कुर्सी से भड़क उठे अमेरिका और इसराइल। वोट में आगे लेकिन कुर्सी से दूर, नेतन्याहू को सियासी झटका। रमजान पर रोक, यरूशलेम में डेकोरेशन पर बैन। कोरिया के पास बड़ा टकराव टला, अमेरिका और चाइना के फाइटर जेट्स आए आमने सामने और यूक्रेन की फौज पड़ रही कमजोर, रूस का बड़ा दावा। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई की चर्चाओं के बीच अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अब मेडिटेरेनियन समंदर में दाखिल हो चुका है। समुद्री ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ये वही जंगी बेड़ा है जिसका इंतजार किया जा रहा है मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से, और जिसकी मूवमेंट पर पूरी दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि माना जा रहा है ये पहुंच गया अपनी जगह पर तो जंग शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा यानी यूएसएस महान नाम का डिस्ट्रॉयर शिप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इससे साफ इशारा मिल रहा है कि पूरा जंगी बेड़ा तेजी से मिडिल ईस्ट की तरफ खिसक रहा है। बताया जा रहा है कि कैरियर को अभी मिडिल ईस्ट पहुंचने में कुछ दिन लग सकते हैं, 2 या 3, लेकिन मेडिटेरेनियन में दाखिल होते ही ईरान से उसकी दूरी अब काफी कम रह गई है। इस जंगी बेड़े का अगला पड़ाव और अहम पड़ाव रेड सी में होगा, और उसके बाद इसकी असली तैनाती तय करेगी कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑप्शन कितने करीब आ चुके हैं। स्ट्रेटेजिक हलकों का कहना है कि इतनी बड़ी नेवल मूवमेंट महज रूटीन नहीं होती। जब दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर इस अंदाज में आगे बढ़े तो ये अक्सर किसी बड़े सियासी या फौजी फैसले की पेशबंदी माना जाता है, प्रेशर की नहीं। अब निगाहें इसी पर टिकी हैं कि क्या ये महज दबाव की चाल है या वाकई हालात उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां समंदर में तैरने वाला ये बेड़ा रीजन की तस्वीर बदल सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान के हक पर रूस खुला सपोर्ट दिखा रहा है और एक मर्तबा फिर दिखाया है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने कहा है कि ईरान के जायज़ हुकूक का एहतराम करते हुए फेयर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हल निकाला जाना चाहिए। जंग वंग फालतू की बातें हैं। ये बात उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची के साथ फ़ोन कॉल में कही। लावरोव ने दोनों लीडर्स ने जेनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इनडायरेक्ट न्यूक्लियर बातचीत पर भी चर्चा की। लावरोव ने फिर दोहराया कि रूस बातचीत के रास्ते से हल निकालने की कोशिशों का सपोर्ट करता है, जंग वंग का सपोर्ट नहीं करता। रूस का कहना है कि किसी भी समझौते में ईरान के जायज़ हक और एनपीटी के उसूलों का ख्याल रखा जाना चाहिए। रूस लगातार इन बयानों से अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि तुम जो सोच रहे करने की वो नाजायज़ है, और फिर उस मामले में कुछ भी वो चीज़ें भी हो सकती हैं जिसका शायद तुम्हें ख्याल और शुमार ना हो। एक और खबर, तेल के व्यापार पर ईरान नरमी दिखाकर ये कह रहा है कि अमेरिका के साथ एनर्जी कॉपरेशन मुमकिन है। ये ईरान कह रहा है। दोस्तों, न्यूक्लियर बातचीत के माहौल में ईरान की तरफ से एक अहम और कुछ हद तक हैरान कर देने वाला इशारा सामने आया है। ईरान के ऑयल मिनिस्टर, तेल मंत्री मोहसिन पाकनिजाद ने कहा है कि अमेरिका के साथ तेल और गैस सेक्टर में कॉपरेशन मुमकिन हो सकता है। लोकल मीडिया से बात करते हुए पाकनिजाद ने कहा कि कुछ भी मुमकिन है, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया कि फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि ऐसा कोई दो तरफा बायलैटरल एनर्जी कॉपरेशन अमल में आ पाएगा या नहीं। हकीकत यह है दोस्तों कि 1979 के इनकलाब के बाद से ईरान का ऑयल सेक्टर अमेरिका और यूरोप की सख्त पाबंदियों की जद में रहा है। ऐसे में ईरान की तरफ से आया ये नर्म लहजा इस बात का इशारा माना जा रहा है कि न्यूक्लियर बातचीत आगे बढ़ी तो एनर्जी सेक्टर में भी बर्फ पिघल सकती है। ईरान को इससे फायदा होगा। एक और खबर, यूनाइटेड नेशंस में ईरान का कद बढ़ गया है। ईरान को एक बड़ी कुर्सी मिल गई है, और ईरान का कद बढ़ते ही अमेरिका के साथ ही इसराइल के पेट में मरोड़े उठने लगी हैं। उन्होंने इस बड़े डेवलपमेंट पर भड़कते हुए कहा है कि ये सब ठीक नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि यूनाइटेड नेशंस की एक अहम कमेटी में ईरान को वाइस चेयर चुने जाने पर अमेरिका और इसराइल ने तेज एतराज़ जताया है और माहौल अचानक गर्म हो गया है। बात उस स्पेशल कमेटी की है जो यूएन चार्टर और ऑर्गेनाइजेशन के यानी यूएन के रोल को मजबूत करने से जुड़ी है, जहां ईरान का नाम सामने आते ही दोनों मुल्कों के नुमाइंदों ने खुलकर नाराजगी जताई।
यूएन में इसराइल के प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव नोआम कैपोन, उसने फौरन इतराज़ दर्ज करते हुए ईरानी निज़ाम पर सख्त इल्ज़ाम लगाए और इस सिलेक्शन को बेतुकापन बताया। उधर अमेरिकी हलकों की तरफ से भी यही लाइन सामने आई कि ऐसे ओहदे पर ईरान का पहुंचना सवाल खड़े करता है। दोस्तों, दूसरी तरफ हकीकत यह है कि यूएन की ये कमेटी दुनिया भर में अमन व अमान, मुल्कों के दरमियान ताउन और इंटरनेशनल कानून के उसूलों को मजबूत करने से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में ईरान की इस कुर्सी को कुछ लोग डिप्लोमेटिक कामयाबी बता रहे हैं, जबकि मुखालिफ इसे सियासी तकरार का नया मोर्चा कह रहे हैं। अब एक और खबर सुनिए, नेतन्याहू से जुड़ी है, जो वोट में तो आगे है मगर कुर्सी से दूर नजर आ रहा है। और ये नेतन्याहू के लिए एक बड़ा सियासी झटका है। जिस नेतन्याहू ने गजा को तबाह करके ये समझा था कि उसकी हुकूमत आने वाले कई सालों के लिए पक्की हो जाएगी, उसके लिए खुद इसराइली मीडिया से आई ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं। ताज़ा पोल बता रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की राह आगे आसान नहीं दिख रही और उसका फिर से इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बनना मुश्किल नज़र आ रहा है। नामुमकिन नहीं कहूँगा, मुश्किल नज़र आ रहा है। मारिब अखबार है, बड़ा मशहूर और मारूफ अखबार है इसराइल का, उसने एक पोल करवाया और उस पोल के मुताबिक वोटों में बढ़त के बावजूद नेतन्याहू का अलायंस अभी भी उन नंबरों से काफ़ी दूर है जो हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। वोट बढ़ रहे हैं, कुर्सियाँ नहीं बढ़ रही, सीट नहीं बढ़ रही। यानी सियासी मैदान में बढ़त होने के बावजूद कुर्सी अब भी हाथ से फिसलती दिख रही है नेतन्याहू के। रिपोर्ट ये भी कहती है कि एंटी नेतन्याहू कैंप में कोई एक मजबूत मुखालिफ लीडर सामने नहीं आया, लेकिन पार्टी चीफ्स के दरमियान खुली खींचतान, सियासी इक्वेशंस बदल रही हैं और अंदरूनी हलचल तेज हो गई है। इसी दरमियान साबिक आईडीएफ चीफ गादी आइजनकोट की पार्टी याशार लगातार ऊपर जाती दिख रही है और पोल में उसे 13 सीटों तक पहुंचता बताया जा रहा है। इसराइल के हिसाब से 13 सीटें बहुत होती हैं, जो आने वाले दिनों में सियासी खेल और दिलचस्प बना सकती हैं। रमज़ान के तीसरे दिन भी गजा पर इसराइली हमले थमते नजर नहीं आ रहे। गवाहों के मुताबिक सीज़फायर के बावजूद गजा के शुमाली, मरकज़ी और जनूबी इलाकों में हवाई हमले और तोपखाने की गोलाबारी जारी है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि कई इलाकों में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जबकि आसमान में जंगी जहाज़ों की उड़ान भी लगातार देखी गई। लोगों का कहना है कि हालात ऐसे हैं जैसे सीज़फायर कागज़ों तक महदूद रह गया हो और ज़मीन पर कुछ और ही तस्वीर दिख रही हो। दोस्तों, गजा पहले ही जंग और तबाही से जूझ रहा है। ऐसे में रमज़ान के मुक़द्दस दिनों में जारी ये हमले वहाँ के हालात को और ज़्यादा संगीन और कशीदा बना रहे हैं। एक और ख़बर, रमज़ान के तीसरे दिन मकबूजा वेस्ट बैंक में इसराइली फ़ौज ने कई इलाकों में रेड करते हुए कम से कम 14 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीनी प्रिजनर्स मीडिया ऑफिस के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ घरों की तलाशी के साथ की गईं, जिससे कई बस्तियों में, कई इलाकों में डर और बेचैनी फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर गिरफ्तारियां जैनिन, तुलकारम और सल्फीत में हुई हैं। रमज़ान के दौरान जारी इन कार्रवाइयों ने वेस्ट बैंक के माहौल को और ज़्यादा टेंस बना दिया है। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में ऐसी रेड्स, ऐसी छापेमारी और गिरफ्तारियां और तेज़ होंगी, या हालात को काबू करने की कोई कोशिश भी दिखाई देगी। एक और ख़बर है, रमज़ान की रौनक पर रोक लगा दी गई है। यरूशलेम में डेकोरेशन बैन कर दिया गया है। अल-अक्सा मस्जिद पर सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। रमज़ान शुरू होते ही यरूशलेम में इसराइली अथॉरिटीज़ ने माहौल बदल दिया है। शहर की पुरानी गलियों में हर साल दिखने वाली रोशनियां इस बार गायब हैं, क्योंकि रमज़ान डेकोरेशन पर बैन लगा दिया गया है। यरूशलेम का ओल्ड शहर, पुराना शहर, जो आमतौर पर रौनक से भरा रहता था, इस साल फीका और खामोश नज़र आ रहा है। ज़मीन पर हालात और ज़्यादा सख्त हैं। इसराइली फोर्सेस ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। कई जगह रेड और गिरफ्तारियां हुई हैं और मेसहराती जैसी रिवायतों पर भी रोक लगा दी गई है। ये वो लोग हैं जो लोगों को गा बजा कर सेहरी के लिए उठाते हैं, मेसहराती। सबसे बड़ा असर पड़ा है अल-अक्सा मस्जिद पर, जहां दाखिले पर भी भारी पाबंदियां लगा दी गई हैं। आज जुमा था। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक से सिर्फ 10,000 फ़लस्तीनियों को जुमे के दिन पहले से ही मिलिट्री परमिशन लेकर आने की इजाज़त दी गई थी। बिना परमिशन वालों को तो बिल्कुल नहीं। वो भी इनमें 50 साल से ऊपर और 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ही नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त दी गई, जबकि रमज़ान में हर जुमे पर लाखों लोग अल-अक्सा मस्जिद पहुँचते हैं। अब कुछ खबरें दूसरी दुनिया की। अमेरिका और चाइना के जंगी जहाज़ आमने सामने आने की खबर सामने आई है, जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच टेंशन बढ़ रही है। कोरिया के करीब
आसमान में इस हफ्ते एक बड़ा टकराव टल गया जब अमेरिका और चाइना की फाइटर जेट्स आमने सामने आ गए। ये खबर 20 फरवरी को सामने आई है। लोकल मीडिया के मुताबिक ये टेंशन साउथ कोरिया के साहिल से ज़्यादा दूर नहीं हुई। रिपोर्ट कहती है कि करीब 10 F-16 जंगी जहाज़ जो यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरिया के थे, वो ओसान एयरबेस से उड़ान भरकर येलो सी के ऊपर इंटरनेशनल फिजा में पहुंचे। ये उड़ान साउथ कोरिया और चाइना के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के बीच वाले इलाके में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी जेट्स चाइना के एयर डिफेंस जोन के करीब तक पहुंच गए, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच तनाव भरा आमना सामना देखने को मिला। चाइना ने भी अपने फाइटर जेट्स फौरन उड़ाए और अमेरिका को फिर चाइना की हुदूद से बाहर जाना पड़ा। हालांकि किसी सीधी भिड़ंत की खबर नहीं है, लेकिन इस मूव ने इलाके में फौजी टेंशन को फिर से हवा दे दी है। यूक्रेनी फौज गायब हो रही है, ये दावा है रूस का। रूस से बड़ा दावा सामने आया है। रूस के ऑपरेशंस चीफ जनरल सरगेई रोस्कोय ने यह कहा है कि यूक्रेन अब अपने जवानों की कमी से जूझ रहा है, जंग में अपने जवानों की कमी से जूझ रहा है और यूक्रेनी फौज लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। रूसी जनरल के मुताबिक यूक्रेन की सबसे बड़ी मुश्किल नए जवान जुटाना बन गई है। उन्होंने दावा किया कि जबरन भर्ती के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और बड़ी तादाद में भगोड़ेपन के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे फ्रंट लाइन पर फौज की ताकत गिरती जा रही है। रूस का दावा है कि जंग की शुरुआत से अब तक यूक्रेन के 15 लाख फौजी मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा दावा सुन लीजिए, जिन्होंने कहा है कि वेनेजुएला का तेल ह्यूस्टन की तरफ रवाना हो गया है। यही असली खेल था। मादुरो की गिरफ्तारी तो बस तेल सबसे बड़ी बात थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल इस वक्त बड़े जहाज़ों से ह्यूस्टन की तरफ बढ़ रहा है, अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि ये तेल बड़े अच्छे तरीके से फ्लोट कर रहा है और अमेरिका पहुंचने वाला है। उनके इस बयान ने वेनेजुएला के तेल और अमेरिका की पॉलिसी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि तेल किस डील के तहत लिया गया है, क्या पैसा चुकाया गया है या मुफ्त में लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।